आज का जो हमारा वीडियो है वह पारिवारिक न्यायालय से संबंधित है। कुटुंब न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या फैमिली कोर्ट से। जैसा कि आप सब परिचित हैं कि विधि का कार्य सिर्फ समस्या पर ही समस्याओं को उकेरना ही नहीं है, बल्कि विधि का काम है समाज में जो समस्याएं हैं उनका निदान भी प्रस्तुत करना, उनका निदान भी करना, उन समस्याओं को समाप्त करना। और इसी उद्देश्य को लेकर अगर आप देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन भी जब विधियों का किया जाता है तो यह देखा जाता है कि उस विधि का उद्देश्य किस बुराई, किस समस्या के समाधान के लिए उस विधि को बनाया गया था। तो इस आज हम लोग एक जो पारिवारिक न्यायालय पर चर्चा करेंगे। अब जैसा आप जानते हैं कि पारिवारिक न्यायालय लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पारिवारिक, देखिए, परिवार में सबसे ज़्यादा पारिवारिक समस्याओं से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वह महिलाएं और बच्चे होते हैं। और भारत में शुरू से ही जैसा है कि भाई पुरुष की बराबरी स्थिति महिलाओं की नहीं रही है, और महिलाओं से संबंधित अगर कोई पारिवारिक मामले आ जाते थे तो वह बहुत सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल वाद के चलते थे और वो बहुत लंबे तक जाते हैं। और जब जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाय अर्थात न्याय मिलना बहुत देर हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और विशेष तौर से जो परिवार में बच्चे हैं उनकी स्थिति बहुत डमाडोल हो जाती है, विशेष तौर से जहां परिवार में कोई हिंसक प्रवृत्ति हो जाए या तलाक के मामले आ जाएं, ऐसे मामलों में। तो ऐसे स्थितियों के समाधान के लिए अर्थात पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कौटुंबिक न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। और इसी उद्देश्य से जो है भारत में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब इसकी उद्देशिका ही जो पारिवारिक न्यायालय से संबंधित जो अधिनियम है 1984 का, उसकी उद्देशिका ही कहती है कि कौटुंबिक न्यायालयों की स्थापना जो है जो पारिवारिक विवाद है उसके समाधान के लिए और ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी सुलह इत्यादि करवा के मामले को निपटारा करने के उद्देश्य से ही यह अधिनियम पारित किया जा रहा है। और इस अधिनियम के अंतर्गत कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है। और इसके अगर देखा जाए कि उद्देश्य तो निश्चित रूप से पारिवारिक विवाद विवादों को शीघ्र निपटारा या वैवाहिक संबंध हैं और तलाक है, जुडिशियल सेपरेशन है, इत्यादि मामलों में जो है जल्दी उनका सुलह समझौता या कोई निपटारा हो जाए, तो उसके उद्देश्य से यह कौटुंबिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अगर आप ये कहते हैं कि इस अधिनियम को कुटुंब न्यायालय के लाने के पीछे ऐसा क्या हुआ कि इसको लाना ही पड़ा, क्योंकि यह तो आप जानते हैं कि पारिवारिक समस्याएं कोई नई समस्याएं तो है नहीं, ये तो शताब्दियों से चली आ रही हैं। तो इसमें हुआ क्या कि कुछ जो महिला संगठन हैं उनकी मांग बहुत ज़ोर शोर से उठी। कुछ एकाकी महिला संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई कि पारिवारिक विवाद जो है भारत में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद विधि के प्रति जागरूकता बढ़ी वैसे वैसे ही महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही थी। तो और ऐसे विवादों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी और निपटारा होने में काफ़ी समय आ रहा था सिविल न्यायालय में। तो जिसकी वजह से पारिवारिक की समस्याएँ समाप्त नहीं, और अगर परिवार की समस्याएं नहीं आती हैं, परिवार बर्बाद होते हैं, तो पूरा समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। समाज में भी तरह तरह की समस्याएं, आपराधिक प्रवृत्तियां और जो बच्चे हैं उनके जीवन पर बहुत दुष्परिणाम सामने आता है उनके लिए। तो इसलिए महिला संगठनों की मांग का जो है सरकार ने संज्ञान लिया। और दूसरे जो 59वीं 59th लॉ कमीशन जो 1974 में 1974 में अपनी रिपोर्ट दी, उसकी भी रिकमेंडेशन थी कि पारिवारिक मामलों का जो सुलह समझौते के द्वारा जल्दी समाधान किया जाए और पारिवारिक मामलों को जल्दी निपटाने के लिए किन्हीं विशेष अदालतों की स्थापना की जाए, जैसे पारिवारिक मामले जल्दी से निपट सकें।
तो इन इन उद्देश्यों से और बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता के जो संशोधन हुआ उसके द्वारा भी हुआ कि विशेष विशेष जो मामले हैं उनको उनमें जल्दी निपटाया जाए। तो इन्हीं सब बातों की वजह से 1984 में जो है कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम पारित किया गया और जिसके अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना की गई। अब आते हैं कि कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है, ये क्या इस प्रकार के प्रावधान है। तो कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 3 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके 10 लाख की या उससे अधिक की आबादी वाले जो स्थान हैं उनके लिए कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करेगा। और इसलिए परामर्श की आवश्यकता है क्योंकि यह विधिक मामला है और अंत में सभी जो राज्य की अदालतें होती हैं उनमें सुपरविजन का अधिकार अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को ही होता है और उसके जो प्रक्रियाएं भी हैं वह भी उच्च न्यायालय उसमें संशोधन और उसको विनियमित करता है। अतः उच्च न्यायालय से परामर्श आवश्यक है राज्य सरकार के लिए अगर कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना की जानी है। तो दूसरा है कि अगर राज्य सरकार को स्थापना करनी है तो 10 लाख या उससे अधिक की आबादी के लिए किसी कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना वहाँ के लिए कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। राज्य सरकार का डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो चाहे तो उससे कम आबादी के स्थानों के लिए भी कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हाई कोर्ट से परमिशन उच्च न्यायालय से परामर्श लेना आवश्यक है। तो ऐसा ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि और वो राज्य सरकार उसका एरिया भी निश्चित कर सकती है कि यह जो कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किया जाएगा वह कितने क्षेत्र तक में कार्यवाही करेगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, अर्थात उसका क्षेत्र कितने एरिया में वह मामलों की सुनवाई करेगा। तो इसमें एक जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल समस्याएं हैं कि अगर किसी एरिया में जो है अगर किसी जगह पर न्यायालय कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किया जाता है और उसका क्षेत्राधिकार कई जिलों में चला जाता है अगर, तो एक प्रकार से थोड़ा सा क्षेत्राधिकार के मामले में 2 अदालतों के बीच, क्योंकि वहाँ का उस एरिया का जिला अदालत भी होगी जहाँ के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। तो ऐसे मामलों के लिए प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि लगभग आज हर जिले में जो राज्य कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं वो हर जिले में ही कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना कर दे रहे हैं। इससे समस्याएं जो है और आज तक लगभग 500 के करीब जो है 500 प्लस कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना जो है भारत में हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना नहीं हो पाई है। अब आते हैं कि इन कुटुम्ब न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो इसके बारे में धारा 4 प्रावधान करती है कि अगर कुटुम्ब न्यायालय किसी स्थान पर स्थापित किए जा रहे हैं तो वहाँ एक न्यायाधीश का भी पारिवारिक न्यायालय स्थापित हो सकता है या एक से अधिक न्यायाधीश भी उसमें हो सकते हैं। तो जहाँ पर अगर एक से अधिक न्यायाधीश अगर है किसी कुटुम्ब न्यायालय में तो वहाँ पर एक जो होगा जो सीनियर होगा वह मुख्य जो है पारिवारिक न्यायालय का जो है न्यायाधीश होगा और जो दूसरे अन्य न्यायाधीश होंगे वो अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे। अच्छा, अब ये है कि ये न्यायाधीश जो नियुक्त होंगे उनकी योग्यता क्या होगी। तो धारा 4 के ही खंड 3 में जो है इसके योग्यता के बारे में भी बता दिया गया है कि कोई भी न्यायाधीश जो कम से कम 7 वर्ष या उससे अधिक का न्यायिक पद धारण किया हो, यानी सीनियर जज हो, वही जो है इसका न्यायाधीश बन सकता है। और कोई वकील जो वरिष्ठ है जो कम से कम 7 वर्ष से या उससे अधिक का प्रैक्टिशनर है उसे भी कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और जो हाई कोर्ट के ही परामर्श से उनके जो अगर एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो एक प्रधान न्यायाधीश और अतिरिक्त जो न्यायाधीश होगा उनमें कार्य का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये कितने वर्ष तक कब तक किस अवधि तक अपने पद को धारण करेगा कि अच्छा, यह भी जानना जरूरी है कि जब भी कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो महिला अगर कोई प्रत्याशी है उसके पद के लिए कोई आया है तो महिलाओं को उस पद के लिए जो है वरीयता देने का
प्रावधान है कि उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अब है कि ये कितने लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से और भी कोई योग्य व्यक्ति को अगर न्यायाधीश बनाना चाहे और सुप्रीम कोर्ट का से परामर्श करके केंद्र सरकार ऐसा कोई नियम बनाती है तो कोई न्यायाधीश इसका बन सकता है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करके केंद्र सरकार को अन्य नियम बनाना पड़ेगा कि कोई न्यायाधीश या अधिवक्ता के अतिरिक्त क्या किसी प्रोफेसर या अन्य किसी व्यक्ति को इसके लिए बनाया जा सकता है, तभी ऐसा कोई अभी तो प्रावधान नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है। अब आते हैं कि कितने वर्ष तक यह अपने पद पर रहेंगे, तो 62 वर्ष की अवस्था तक कोई भी न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय में अपना पद धारण कर सकता है। अब आता है कि धारा 5 आती है जो कि सामाजिक संगठनों की पारिवारिक मामलों के समस्याओं के समाधान में भूमिका पर की चर्चा करती है। तो धारा 5 कहती है कि जैसा कि यह है कि ये पारिवारिक मामला एकदम सामाजिक मामले होते हैं और समाज का जब तक सहयोग नहीं होगा बहुत से ऐसे विधि में विषय हैं, उन विषयों का समाधान, उनका सुधार नहीं हो सकता है। तो विवाह, तलाक इत्यादि जो सामाजिक विषय हैं, इस मामले पर भी जो है सामाजिक संगठनों की भूमिका, कल्याणकारी जो सामाजिक संगठन है उनकी भूमिका है। इसको स्वीकार करते हुए ही धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि परामर्श के लिए या सुलह कराने के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट से के परामर्श से जो है ऐसे संगठनों की भूमिका तय कर सकता है कि जिसमें वह संगठन या परिवार कल्याण के जो है अभिवृद्धि करने वाले जो संगठन हैं उन संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है पारिवारिक मामलों के समाधान के लिए। अब है कि उन कुटुंब न्यायालयों में कर्मचारी इत्यादि भी जजेस के साथ साथ कार्य करने के लिए चाहिए, तो ऐसे जो भी कर्मचारी अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, राज्य सरकार धारा 7 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह पावर है कि वह हाई कोर्ट से परामर्श करके ऐसे आवश्यकता अनुसार ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की उस पारिवारिक न्यायालय में कार्य करने के लिए नियुक्ति करेगा। अब आते हैं कि इस कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता क्या होगी। तो कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता धारा 7 में बताई गई है और धारा 7 की अधिकारिता बहुत विस्तृत है स्पष्टीकरण के साथ कि अगर किसी विवाह के संबंध में, विवाह की परिस्थिति की घोषणा के संबंध में या विवाह के संबंध में कोई भी विवाद हो, जैसे विवाह को शून्य घोषित करना है, अकृत घोषित करना है, बातिल घोषित करना है, विवाह के संबंध में कोई दाम्पत्य अधिकारियों की पुनर्स्थापना का कोई मुकदमा है या तलाक का कोई विवाह विच्छेद का कोई मुकदमा है, इसमें आपके जो विवाह के पक्षकारों के बीच में कोई संपत्ति का विवाद है उससे संबंधित कोई मुकदमा है, या वैवाहिक संबंध से उत्पन्न किसी परिस्थिति के बारे में कोई आदेश या व्यादेश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही है, या किसी बच्चे के धर्मजत्व के घोषणा की कार्यवाही का कोई वाद है, या कोई भरण पोषण का वाद है, या किसी अवयस की अभिरक्षा का तय करने का कोई वाद है, तो इन सभी बातों के मुकदमे इस न्यायालय में चलेंगे। इस न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 125 के अंतर्गत जो भरण पोषण संबंधी मुकदमे हैं उस मामले में आदेश करने का इस कुटुंब न्यायालयों को उस धारा के अंतर्गत जो एक मजिस्ट्रेट को शक्ति दी गई है उस मजिस्ट्रेट की शक्ति भी है। साथ ही साथ इन वैवाहिक मामलों में कुटुंब न्यायालय को एक सिविल मामले जैसा एक अधिकारिता है और साथ ही जिला स्तरीय न्यायालयों का भी अधिकार रखता है। अर्थात जिला स्तर का न्यायालय है यह सिविल मामले जो अधिकारिता रखते हैं वह सारी कार्यवाहियां यह कर सकता है। और धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता की जो भरण पोषण से संबंधित है पत्नी बच्चों और माता पिता के संबंध में, तो उसके संबंध में एक मजिस्ट्रेट की भी शक्ति रखता है। और अन्य और भी कोई शक्ति अगर उसको प्रदान की जाती है कानून के द्वारा तो उन शक्तियों का भी प्रयोग पारिवारिक न्यायालय कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी अपनी अधिकारिता क्षेत्र के सीमा के अंतर्गत रहते हुए न्यायालय को एक जिला न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां प्राप्त हैं। और ऐसा न्यायालय
इस मामले में को निपटाने के लिए किसी भी संगठनों की, सामाजिक संगठनों, कल्याण बोर्डों की संगठनों की सहायता भी ले सकता है। और इसकी अधिकारिता बहुत विस्तृत है पारिवारिक मामले से संबंध में, वैवाहिक मामलों के संबंध में। यहाँ तक कि विवाह के पक्षकारों के बीच में अगर कोई संपत्ति से संबंधित मामला है तो ऐसे मामलों को भी निपटारा करने की शक्ति इस न्यायालय को है। और धारा 8 इस अधिकारिता को और बढ़ाकर यहाँ तक कहती है कि अगर किसी न्यायालय उसकी सीमा में जो भी मामले होने चाहिए कुटुंब न्यायालय की, और स्थापना कुटुंब न्यायालय की हो गई वहाँ पर, और उस स्थान पर ऐसे मामले जो कुटुंब न्यायालय द्वारा सुने जाने चाहिए और ऐसे मामले किसी न्यायाधीश या किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ लंबित हैं, वो कार्यवाही चल रही है, तो ऐसे मामले भी वहाँ रोक दिए जाएंगे। और वो सारे मामले जो कुटुंब न्यायालय की स्थापना के पहले किसी सिविल न्यायालय में या किसी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है, तो वो सारे मामले कुटुंब न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे। अब आगे है कि इस न्यायालय की प्रक्रिया कैसे चलती है, किसकी प्रक्रिया। तो जैसा है कि यह सिविल न्यायालय की अधिकारिता रहता है, तो सिविल न्यायालय की तरह ही यहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ चूँकि पारिवारिक मामला, यह उद्देश्य से ही स्थापित किया गया है कुटुंब न्यायालय के पारिवारिक मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, तो यह मामले को सर्वप्रथम यह प्रयास करता, इसका कर्तव्य है कि धारा 9 के अंतर्गत कि वो मामलों को सुलह समझौता, इसीलिए जो सामाजिक कल्याण संगठन है उनकी मदद लेकर जितना जल्दी हो इसको सबसे पहले समझौते के द्वारा उन मामले को निपटाने का प्रयास करेगा। और जब समझौते से मामला नहीं निपटता है जाकर किसी भी स्थिति में, तब जाके फिर न्यायिक कार्यवाही उसमें प्रारंभ करती है। और साधारणतः यह जो है सिविल मामले में जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वह अपनाता है। और अगर उचित समझता है पारिवारिक कुटुंब न्यायालय किसी मामले में, तो उस मामले की कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी। या दोनों पक्षकार अगर सहमत हैं कि हमारी जो मुकदमे की कार्यवाही है वो बंद कमरे में की जाए, तो न्यायालय ऐसी कार्यवाही भी बंद कमरे में करेगा। ऐसा करने के लिए जैसा कहा जाए कि किसी चिकित्सा या कल्याणी सामाजिक एक्सपर्ट की भी मदद ली सकती है, किसी संगठन की भी मदद जो ली जा सकती है, कल्याण संगठन की, सामाजिक। और किसी व्यक्ति को अगर आवश्यक है तो वह अपना प्रतिनिधित्व विधिक अधिकारी, विधिक अधिवक्ता के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। अर्थात सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई वकील रखने का भी मौका दिया जाएगा। उसमें कोई प्रकार की मनाही की बात नहीं है, कोई भी अपना प्रतिनिधित्व अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। और इसमें धारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान हैं, साक्ष्य के संबंध में वो सारे प्रावधान लागू होते हैं। तो कुटुंब न्यायालय में सामान्यतः जो कार्यवाहियाँ शपथ पर होती हैं, लेकिन हर साक्ष्य जो मौखिक साक्ष्य वो विस्तृत रूप से लिखने के लिए बाध्य नहीं है। जहाँ तक आवश्यक होता है, जो महत्वपूर्ण मौखिक साक्ष्य होते हैं उन्हें अभिलेख पर जो है लिख लिया जाता है। अब है कि अगर जो भी कार्यवाहियाँ समाप्त होती हैं, जो भी आदेश और इसकी डिक्रियाँ, उसका निष्पादन कैसे निर्णय का होता है, तो चूंकि इसे सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है, इसलिए जिस प्रकार से सिविल मामलों के आदेश और डिक्रियों और निर्णयों की जो का एग्जीक्यूशन होता है, उसी तरह से पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों का भी एग्जीक्यूशन किया जाता है। और जो जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या उससे संबंधित जो दंड प्रक्रिया संहिता में के मामले होते हैं, उससे संबंधित मामले में जिस प्रकार से एक मजिस्ट्रेट के निर्णयों का जो है निष्पादन किया जाता है, वहाँ पर उस मामले में उसी तरह से उसका दंड प्रक्रिया संहिता के जो मामले हैं उसमें एक मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्णयों का जिस प्रकार से आदेशों का निष्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से निष्पादन किया जाएगा। अब आते हैं कि अगर कोई पक्षकार कुटुंब न्यायालय के निर्णय से दुखी है, पक्षकार है, व्यथित है या उससे सहमत नहीं है, तो क्या उसके लिए किया जा सकता, तो उसके लिए जो है क्या प्रावधान है। तो इसके लिए जो है धारा 19 के अंतर्गत जो है अपील का प्रावधान है। और किसी भी कुटुंब न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील, चूँकि जिला स्तर के न्यायालय होते हैं, अतः इनके विरुद्ध सिर्फ हाई कोर्ट में ही यानी उच्च न्यायालय में ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है, चाहे वो कोई निर्णय हो या कोई आदेश हो। तो इस प्रकार से जो व्यथित पक्षकार है वह
जाकर जो है 30 दिन के अंदर, यानी निर्णय कुटुंब न्यायालय के निर्णय के प्राप्ति के 30 दिन के अंदर जो है हाई कोर्ट में कोई अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से जो कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत कुटुंब न्यायालय की स्थापना, उसका क्षेत्राधिकार, उसकी कार्यवाही किस प्रकार से होती है, उसके निर्णयों को किस प्रकार से अपीलें हैं, किस प्रकार से उसके निर्णयों का एग्जीक्यूशन किया जाता है, इन सब बातों की चर्चा हम इस अधिनियम में किए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे पाठशाला भी है और समाज का नींव है। यहीं से हमारा पूरा समाज बनता है, और जहाँ पर कोई परिवार मजबूत, जिस समाज में परिवार मजबूत नहीं होगा वहाँ पर कोई समाज मजबूत नहीं हो सकता, कोई संगठन मजबूत नहीं हो सकता। तो और वहाँ पर विधि के उल्लंघन की बहुत समस्याएं आती हैं, और जहाँ पर पारिवारिक रूपी संस्था मजबूत है वहाँ पर विधि के सामने समस्याएं बहुत कम आती हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने पारिवारिक न्यायालय के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।